बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का केमिस्ट्री की क्लास में आज स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक चल रहा है। आज का टॉपिक है नर्नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नर्नस्ट वितरण नियम। नर्नस्ट वितरण नियम से का अध्ययन करने से पहले हम देखें कि एक ये जलीय सतह है और ये एक कार्बन डाइसल्फाइड सतह है। आयोडीन का कार्बन डाइसल्फाइड वाला विलयन जब जलीय विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो आयोडीन इन दोनों विलयनों में वितरित हो जाती है और किसी दिए गए निश्चित तापक्रम पर दोनों विलयनों में जो आयोडीन का वितरण है उसकी वैल्यू स्थिरांक होती है, चाहे हम आयोडीन की कितनी भी मात्रा क्यों न लें। अर्थात जलीय सतह में माना आयोडीन की सांद्रता C2 है और CH2 विलयन में आयोडीन की सांद्रता C1 है, तो C1/C2 इक्वल टू KD। KD क्या है? वितरण गुणांक। C1 क्या है? CH2 में आयोडीन की सांद्रता और C2 क्या है? H2O में आयोडीन की सांद्रता। इसी आधार पर नर्नस्ट ने वितरण नियम दिया और इस वितरण नियम के अनुसार हम देखते हैं कि जब दो अमिश्रणीय विलायक, यहाँ मैंने लिया था कार्बन डाइसल्फाइड और जलीय, दोनों एक दूसरे में अविलयशील थे, तो इसी आधार पर हमने कहा या नर्नस्ट ने कहा कि जब दो अमिश्रणीय विलायक एक दूसरे के संपर्क में हो और उनके मध्य कोई विलेय पदार्थ स्वयं को वितरित करता है तो निश्चित तापक्रम पर, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर दोनों विलायकों में विलेय के वितरण का अनुपात सदैव स्थिर होता है, बेशर्त कि विलेय विलायकों में समान आणविक स्थिति में विद्यमान हो। अर्थात C1/C2 इक्वल टू KD, जहां C1 और C2 क्या है? स्थिर ताप पर दोनों विलायकों में विलेय की समान आणविक अवस्था की सांद्रताएं हैं। अतः KD का मान तापमान से प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि विलेयता भी तापमान से प्रभावित होता है। अतः 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम में वृद्धि पर KD के मान में भी परिवर्तन होता है और जो परिवर्तन हुआ उसे तापमान गुणांक कहते हैं। तापमान गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वितरण नियम का उष्मागतिकीय व्युत्पन्न। माना कि टेम्परेचर T ताप पर किन्हीं दो परस्पर अविलयशील विलायकों में किसी विलेय का रासायनिक विभव μ1 और μ2 समीकरण 1 और 2 से ज्ञात करते हैं। μ1 बराबर μ10 प्लस RT इंटीग्रेशन A1। μ10 क्या है? मानक रासायनिक विभव। A1 क्या है? विलायक A में विलेय की सक्रियता। और A2 क्या है? विलायक 2 में विलेय की सक्रियता। जब वितरण का साम्य स्थापित हो, अगर वितरण का साम्य स्थापित हो गया दोनों में, तो इसका मतलब μ1 इक्वल टू μ2। ऐसी स्थिति में समीकरण 1 और 2 से हम समीकरण 3 प्राप्त कर सकते हैं या समीकरण 4 प्राप्त करते हैं। यहां हम देखें कि किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का मानक रासायनिक विभव μ0 का मान सदैव स्थिर रहता है। अर्थात यदि इस T को हमने बिल्कुल निश्चित कर लिया तो ये भी वैल्यू निश्चित होगी, तो R निश्चित है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये भाग स्थिरांक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में समीकरण 4 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन A1/A2 इक्वल टू कांस्टेंट या A1/A2 इक्वल टू कांस्टेंट। और साथ ही हमें यह मालूम है कि विलयन यदि तनु हो तो उसकी सक्रियता उसकी सांद्रता के बराबर ही होती है। अर्थात उसकी सक्रियता को हम सांद्रता के रूप में दर्शाते हैं। अर्थात A1/A2 बराबर C1/C2 इक्वल टू कांस्टेंट D। समीकरण 7 ही हमारा क्या है? वितरण का नियम है। नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम के सीमाएं। पहली लिमिटेशन तो यह है कि ये जो वितरण नियम दिया गया था वो स्थिर ताप पर ही प्रभावी है। अतः ताप स्थिर होना चाहिए। अर्थात यौगिकों की विलेयता ताप पर निर्भर करती है। अतः वितरण नियम का उपयोग करते समय ताप को हम स्थिर रखते हैं।
दूसरा देखें, विलयन तनु होना चाहिए। विलय पदार्थ की विलेयता का मान कम होना चाहिए, अर्थात विलयन तनु होना चाहिए, अर्थात Kd इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू S1/S2, जहां S1 और S2 क्या है, विलय पदार्थ की विलायक A और विलायक 2 में विलेयता। अगर S1 और S2 का मान जितना अधिक होगा तो Kd का मान भी उतना ही अधिक होता है। अतः विलय पदार्थ दोनों ही विलायकों में अल्प विलयशील होने पर ही वितरण नियम प्रभावी होता है। थर्ड देखें, दोनों विलायक परस्पर अविलय या अल्प विलयशील होने चाहिए, दोनों विलायक, तो ही वितरण नियम प्रभावी होता है। और उनकी परस्पर विलेयता के मान पर विलय पदार्थ के द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा विलय पदार्थ हो, मान लो दोनों विलायकों को विलय कर दे तो वितरण नियम प्रभावी नहीं होता। फोर्थ है, दोनों ही विलायकों में विलय की आणविक स्थिति समान होनी चाहिए, अर्थात एसोसिएशन और डिसोसिएशन, संगुणन और वियोजन दोनों क्रियाएं संपन्न नहीं होनी चाहिए, तो ही वितरण नियम प्रभावी है। यदि किसी विलय का एक विलायक में संगुणन हो रहा है, ये देखो इधर, माना कि हमने एक विलायक फर्स्ट लिया और विलायक सेकंड लिया, और ये X विलय पदार्थ के मोल है जो विलायक फर्स्ट और सेकंड में वितरित हो रहे हैं, लेकिन विलायक सेकंड के साथ ही क्रिया करके संगुणित हो जाते हैं, अर्थात NX मोल किस में बदल जाता है, XN में जुड़ जाते हैं सारे मोल, और इसकी सांद्रता जो C2 है वो XN हो जाती है। ऐसी स्थिति में इसका जो इक्वेशन होगा वितरण नियम का वो परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात समीकरण 5 के द्वारा हम दर्शाते हैं, जो वितरण गुणांक बराबर C1/√n Cn, जहां n क्या है, संगुणित हुए अणुओं की मात्रा है। इसी प्रकार देखें हम, यदि विलायक में विलय वियोजित हो रहा है, तो माना कि हमने यहाँ दो विलायक लिए, विलायक फर्स्ट और विलायक सेकंड, और उसमें विलय के X मोल वितरित हो रहे हैं, लेकिन विलायक सेकंड में ये विलय जो है वो वियोजित हो रहा है A और B में, जिसकी सांद्रता कितनी है, C2 अल्फा और C2 अल्फा। कुल सांद्रता तो C2 के बराबर है और इधर C1 के बराबर। ऐसी स्थिति में देखें हम, X वियोजित हो रहा है A और B में, तो साम्य नियम के अनुसार, वितरण नियम के अनुसार देखें तो यहाँ वितरण नियम के अनुसार समीकरण 1 प्राप्त होगा, अर्थात C1/C2 1 - अल्फा इक्वल टू Kd, जहां अल्फा क्या है, वियोजित हुए विलय अणुओं की संख्या। यदि विलायक फर्स्ट में वियोजन क्रिया हो रही हो तो समीकरण ये बदल के क्या हो जाएगा, C1 × 1 - अल्फा अपॉन C2 बराबर Kd। यहाँ C2 में वियोजित हो रहा है, अगर C1 में होगा तो ये 1 - अल्फा C1 के साथ चला जाएगा। थर्ड स्थिति देखें, जब विलय किसी एक विलायक के साथ रासायनिक संयोग करता है, संयोग करके ये अन्य अणु बना लेता है। ये देखो, ये विलायक है और ये विलय है, और इस सॉल्वेंट के साथ ये संयोग करके XNS बना लेता है, जिसकी सांद्रता C2 अल्फा हो जाती है। ऐसी स्थिति में वितरण नियम क्या हो जाएगा, K बराबर C2 अल्फा अपॉन C2 1 - अल्फा सॉल्वेंट N, और सॉल्वेंट की सांद्रता अत्यधिक है इसलिए इसमें परिवर्तन होगा वो नगण्य होगा, अर्थात इसके परिवर्तन की सांद्रता नगण्य होगी। ऐसी स्थिति में समीकरण 1 से हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा, और समीकरण 2 के अनुसार हम वितरण नियम देखें तो C1/C2 1 - अल्फा इक्वल टू Kd स्थिरांक। तो ये इस प्रकार हम समीकरण C1/C2 अल्फा इक्वल टू स्थिरांक, ये समीकरण 4 है। ये समीकरण 4 यहाँ वितरण नियम का कार्य कर रहा है। कब, जब विलय विलाय के साथ संयोग कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो ये अल्फा क्या है, यहाँ विलाय के साथ संयोग करने वाले विलय अणुओं का अंश है। इस प्रकार हम संगुणित, वियोजित और संयोग 3 अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं कि 3 स्थिति ये हो सकती है विलय और विलाय के मध्य। एप्लीकेशन ऑफ नर्नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नर्नस्ट वितरण नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग तो यह है कि विलायक में विलय पदार्थ संगुणित हो रहे हैं या वियोजित हो रहे हैं, इसका अध्ययन कर लिए जाते हैं। यदि संगुणित हो रहे हैं तो समीकरण 1 के द्वारा हम वितरण नियम ज्ञात करते हैं, जहां n क्या है, संगुणित अणुओं की संख्या।
यदि वियोजन हो रहा है तो समीकरण 2 से हम ज्ञात कर लेते हैं वितरण नियम के डी बराबर क्या है C1/C2 1 माइनस अल्फा, जहां अल्फा क्या है वियोजन की मात्रा। और यदि न तो समगुणन हो रहा है और न ही वियोजन हो रहा है तो वितरण गुणांक क्या होगा KD बराबर C1/C2। सेकंड अनुप्रयोग है इसका विलेयता का निर्धारण। वितरण नियम के अनुसार हम देखें तनु विलयनों के लिए जो वितरण नियम होगा वो होगा KD बराबर C1/C2 इक्वल टू S1/S2। और S1 और S2 क्या है, दोनों विलायकों में विलेय पदार्थ की विलेयता। तो हमें यदि C1 ज्ञात है, C2 ज्ञात है, S1 ज्ञात है तो हम S2 का निर्धारण कर लेंगे, और अगर S2 ज्ञात है, S1 नहीं है तो S1 का निर्धारण कर लेंगे। इस प्रकार वितरण नियम के द्वारा हम विलेयता का निर्धारण करते हैं। थर्ड है संकुल आयन बनने वाले रासायनिक साम्य का अध्ययन। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसके इक्विलिब्रियम का निर्धारण कैसे करते हैं। यहाँ हम देखें तो एक आयोडीन और आयोडाइड आयन साम्य निम्न प्रकार संपन्न होता है। पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन के साथ करके पोटेशियम पर आयोडाइड बनाता है, अर्थात आयोडाइड आयन प्लस आयोडीन इक्वल टू आयोडेट आयन। यहाँ देखें कि आयोडीन को हमने CH2 विलयन के रूप में लेके पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के साथ मिलाया, तो जलीय विलयन और CH2 सतह दोनों विलायक है वो एक दूसरे में अविलयशील है, लेकिन जलीय विलयन का जो KI है वो CH2 वाले आयोडीन के साथ क्रिया करके पर आयोडेट बना लेता है। और इस प्रकार सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि आयोडीन का CH2 और जल दोनों में वितरण गुणांक KD का निर्धारण कर लेते हैं। अब इसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन का विलयन बनाकर पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के संपर्क में लाते हैं और हिलाते हैं, तो क्या होगा, जो CH2 में आयोडीन है वो जलीय विलयन में भी चली जाएगी और जलीय विलयन में उपस्थित पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके ये पर आयोडेट बना लेता है। पर आयोडेट बनाने के बाद किस प्रकार ये कितनी मात्रा में क्रिया की वो इस साम्य समीकरण के द्वारा हम साम्य स्थिरांक ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन के साथ क्रिया करके पर आयोडेट बनाता है, उसका साम्य स्थिरांक अध्ययन हम वितरण नियम के द्वारा कर लेते हैं। फोर्थ है वितरण सूचकांक। जो आयोडोमितीय और आयोडीमितीय जो अनुमापन अभिक्रियाएं हैं उनमें हम सूचक के रूप में स्टार्च का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ये सूचक स्टार्च अपघटित हो जाता है, इसलिए हम यहाँ स्टार्च को प्रयुक्त न करके वितरण नियम के अनुसार ऐसा कार्बनिक विलायक लेते हैं जिसमें आयोडीन अपने आप को वितरित कर लेता है। और कार्बनिक विलायक और जल में आयोडीन के वितरण गुणांक का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए आयोडीन की यदि अल्प मात्रा भी उपस्थित है तो वो कार्बनिक विलायक में आ जाती है, और कार्बनिक विलायक में आते ही फिर उसका अनुमापन करते हैं तो कार्बनिक विलायक पहले बैंगनी रंग का हो जाता है और अनुमापन के अंतिम बिंदु पर ये रंगहीन हो जाता है। इस प्रकार कार्बनिक सतह एक सूचक का कार्य करती है जो वितरण नियम के सिद्धांत पर आधारित है। इसी कारण इन कार्बनिक विलायकों को हम वितरण सूचक भी कहते हैं। नेक्स्ट है निष्कर्षण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। यदि कोई पदार्थ विलीन अवस्था में है तो उसका पृथक्करण निष्कर्षण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, और ये निष्कर्षण प्रक्रिया सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम ऐसे विलायक का चुनाव करते हैं जो इस विलयन वाले विलायक में तो अविलेय हो, लेकिन इसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के साथ विलयशील हो। उपयुक्त विलायक का चुनाव करके हम उस विलयन के साथ इसको मिला देते हैं, और ऐसा करने से जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ है वो प्रयुक्त किए गए विलायक में आ जाता है, और इस विलायक में अधिक विलयशील होने के कारण ये अधिक वितरित हो जाता है। अब इस सतह को पृथक कर लेते हैं। पृथक करने के बाद फिर उसका प्रभाजी आसवन करते हैं तो विलायक तो दूर हो जाता है और शुद्ध विलेय पदार्थ हमें प्राप्त होता है।
निष्कर्षण प्रक्रिया में दिए गए विलायक की संपूर्ण मात्रा को एक ही बार प्रयुक्त न करके छोटे छोटे भागों में एक से अधिक बार प्रयुक्त करते हैं तो ये जो निष्कर्षण प्रक्रम है वो अधिक प्रभावी होता है। अतः अधिक पूर्ण व कम खर्चीले निष्कर्षण हेतु दिए गए विलायक के छोटे छोटे भाग से अधिक बार निष्कर्षण की प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। इसके लिए उदाहरण लेते हैं। माना कि एक विलयन में VmL W ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। आयतन कितना उसका VmL और पदार्थ विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है W ग्राम तथा दिए गए विलायक में V' से बार बार निष्कर्षण किया जाता है। माना कि पहले निष्कर्षण के बाद विलयन में पदार्थ की W1 ग्राम मात्रा बची रहती है। अतः मूल विलयन में पदार्थ की सांद्रता कितनी हो जाएगी W1/V होगी और इथर विलयन में कितनी हो जाएगी W - W1/V' होगी। अतः वितरण नियम के अनुसार हम देखें KD बराबर क्या हो जाएगा W1V/W - W1/V'। ये तो विलयन में पदार्थ की सांद्रता अपन इथर विलयन में। इसको हल करते हैं तो W1 का मान प्राप्त होता है हमें KdV/KdV + V'। समीकरण 2। अब द्वितीय निष्कर्षण के बाद मूल विलयन में पदार्थ की W2 ग्राम मात्रा बची रहती है। अतः W2 बराबर W1 KdV/KdV + V'। W1 का मान समीकरण 2 से रखें तो हमें समीकरण 4 प्राप्त होता है। W2 बराबर W KdV/KdV + V'²। और यदि यही प्रक्रम n बार दोहराएं तो 2 की जगह n आ जाएगा। ये जहां KdV KD यानी वितरण गुणांक, आयतन V, W विलेय पदार्थ की मात्रा सब स्थिरांक है। अतः Wn का मान n तथा V' पर निर्भर करता है। अतः n का मान जितना अधिक और V का मान जितना कम होगा Wn का मान उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार ये 3rd यूनिट अपनी समाप्त था। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीक में अपन 4th यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन पढ़ेंगे। थैंक यू। इसकी PDF आपको उपलब्ध करवाई